What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्ट्रिलर आर्मी। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बहुत शानदार, बहुत प्यारी और बहुत जबरदस्त बात बोली गई है। बोला गया है जहां कोशिशों का कद बड़ा होता है वहां नसीब को भी झुकना ही पड़ता है। यार ये बात ना मैं बहुत अच्छे से सहमत हूं इस बात से। अगर मेरे से कोई पूछे कि क्या ऐसा कुछ है तो मैं बहुत अच्छे से इस बात पर थम्स अप दूंगा कि मैं हाँ बिल्कुल ऐसा है। आप लोग क्या मानते हैं इसके बारे में? अगर मैं आप लोगों से पूछूं ये बात सही है या फिर आप लोग इससे सहमत नहीं है तो आप लोग अपनी राय जरूर बताइएगा। इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है जो मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूं, हमारा जो एसएलवी परिवार का टेलीग्राम चैनल था वो वापस आ गया है। तो ये जो टेलीग्राम चैनल वापस आया, मैंने यही कोटेशन यहां पर क्यों लगाई है क्योंकि इस टेलीग्राम पर लगभग 17,000 के करीब पोस्ट थी, 17,000 से भी ज्यादा लगभग। तो वो जो सारी पोस्ट थी पिछले 3 दिनों से लगातार मैं उसमें लगा हुआ था। जब भी मुझे टाइम मिलता था, जहां बैठा हूं, जिस भी कंडीशन में बैठा हूं, वो पोस्ट में से मैंने मैक्सिमम जो पोस्ट है वो सारी डिलीट किए। सारी चीजें उनसे कॉन्टिन्यूअस 3 दिनों से लगातार मैं मेल पे उनसे बातें कर रहा था। ठीक है, तो यहां पर सारा चीजें जो प्रॉपर एक प्रोसीजर फॉलो किया उसके बाद में यहां पर ये चैनल जो है वो रिटर्न आया है। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि मुझे कहीं ना कहीं यकीन था क्योंकि मैं कुछ भी ऐसा कुछ गलत नहीं कर रहा था जिससे मैं किसी के हित को नुकसान पहुंचा रहा हूं। मैं किसी के फायदे के लिए ही ये सारी चीजें कर रहा था। और हमेशा अगर आप लोग अगर दिल से अच्छा भाव रखकर किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो देखिए उसमें मतलब शायद ही कोई चांस होगा कि उसमें आप लोगों को कोई नुकसान पहुंचेगा। तो ये कंडीशन आप लोग देख सकते हैं। तो यहां पर जो मैं इनको मेल भी करा था तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि जिसके द्वारा ये बेसिकली एक कॉपीराइट स्ट्राइक दी गई थी उनके द्वारा यहां पर बोला भी गया है कि हम लोगों ने जो टेलीग्राम है, टेलीग्राम को हम लोगों ने बेसिकली ये बोला था कि चैनल डिलीट नहीं करना था। हम लोगों ने बोला था कि कुछ स्पेसिफिक पोस्ट हटानी है, पर लेकिन टेलीग्राम ने पूरा चैनल ही डिलीट कर दिया। तो बोल रहे हैं कि बेसिकली कि चैनल वापस आ जाएगा जल्दी, तो आप पेशेंस रखिए, हम लोगों ने उनको बोल दिया है। तो यानी कि जिसने भी यहां पर ये कॉपीराइट स्ट्राइक जो दी थी बेसिकली जिससे टेलीग्राम चैनल हट गया, तो वो टेलीग्राम चैनल हटाने के लिए नहीं बोला था उन्होंने बोला था कि आप लोग ये जो कुछ पोस्ट है इसके ये पर्टिकुलर इस चैनल पर तो ये पोस्ट हटा दीजिए। पोस्ट क्या थी? जो मैंने आप लोगों को जैसे बहुत सारी किताबें शेयर की थी, ठीक है, या फिर इसी के साथ में मतलब जो भी ऐसा मटेरियल था जो आप लोगों ने मांगा था, जैसे किताबें हो गई या फिर जो न्यूज़पेपर आप लोग मांगते थे उसकी पीडीएफ शेयर कर देता था। मतलब मुझे ये सारी चीजें इसलिए शेयर करनी पड़ती थी क्योंकि कई सारे बच्चे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करते थे। ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं यार जो आज के डेट में अलग अलग जगह पोस्टेड हैं, अलग अलग से फोर्सेज में पोस्टेड हैं। ऐसे ऐसे बच्चे नॉर्थ ईस्ट में जिनमें न्यूज़पेपर 2-2 3-3 बार पहुंचता है। तो मुझे लगा कि यार मैं खरीद तो रहा हूं अपने पैसों से, तो मैंने कहा शेयर कर देता हूं, शेयर करने में क्या जा रहा है। ठीक है, बाकी किताबें बहुत सारी थी जो मैंने आप लोगों से मांगी थी वो शेयर कराई थी यहां पर। ठीक है, मैंने कहा जिसके पास भी वो पीडीएफ दे देना। तो वो सारी चीजें जो हैं उनके ऊपर ये बोला गया कि ये इलीगल है ऐसे शेयर करना, तो उसकी वजह से चैनल यहां पर डाउन किया गया था। पर लेकिन मैंने उनको समझाया, मैंने कहा कि ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं इसमें अपना कोई पर्सनल गेन कर रहा था, मैं वहां पर कुछ बेच रहा था आप लोगों का कंटेंट यूज करके। वो बेसिकली उन बच्चों के लिए फायदा पहुंचा रहा था जिन बच्चों को ये चीजें नहीं मिल पा रही है। ठीक है, तो उसमें मेरा कोई अपना पर्सनल गेन के लिए काम नहीं कर रहा था। तो बहुत सारे मेल लिखे, उनसे बराबर बात हुई, उनको अपनी पोजीशन समझाई। तो फिर उनके द्वारा बोला गया कि जहां जहां पर भी आपने सारी चीजें शेयर कर रखी है तो उसको चूज कर वहां से डिलीट कर दो। ठीक है, तो नॉर्मली देखिए टेलीग्राम में ऐसा ऑप्शन नहीं है कि सब कुछ सेलेक्ट करो और एकदम आप लोग डिलीट कर दो। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ा, इसमें मैक्सिमम 100 पोस्ट एक बार आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे 17,000 पोस्ट डिलीट करनी थी। अब टोटल मिलाकर ऐसी हैं कोई मुझे लग रहा है कि 700-800 फाइल बची हुई हैं। तो वो सारी फाइल मैंने फिर डिलीट की। मैंने कहा पता नहीं कहां कहां क्या क्या चीजें शेयर करके कुछ याद भी नहीं है अभी। तो उनको 100 डिलीट कर करके तब जाकर यहां पर ये सारी चीजें जो हैं ये नॉर्मल हो पाई। ठीक है, तो वही कहते हैं कि जब कोशिश आप लोग करते रहोगे तो चीजें रिटर्न आ जाएगी। और मेरा इससे इतना लगाव क्यों है क्योंकि यार जब तो यूट्यूब चैनल भी नहीं था मैं तब से ही यहाँ पर ये टेलीग्राम चैनल था। यूट्यूब तो चैनल बाद में बना, उससे भी लगभग 1 साल पहले से ये टेलीग्राम चैनल चल रहा था। तो तब मैं बच्चों को यहाँ पर ये चीजें प्रोवाइड कराता था। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग से ही चीजें चल रही थी, उसके बाद में टेलीग्राम चैनल चला, तो इसलिए दिल के थोड़ा और ज्यादा करीब हो गया था। और उस टाइम पे इसका जो चैनल का नाम था वो था हेल्प ईच अदर, यानी कि एक दूसरे की हेल्प करो तो अब पुराने हार तो मैंने अब तो पोस्ट हटा दिए। पुरानी पोस्ट अगर आप लोग देखते पीछे जाके तो वहां पर उसमें वो था नीचे लिंक सबका जो शेयर करने वाला होता है, उसमें था कि वो बी हेल्प, वो एक तरीके से कि बी हैप्पी शेयर और हेल्प ईच अदर, तो एक दूसरे के लिए चीजें शेयर करो और हेल्प करते रहो। तो यही बातें थी जो मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी।
कि यार कभी भी ना लाइफ में हार नहीं माननी है, लास्ट दम तक आप लोगों को कोशिश करनी है। जहां आप लोगों ने हार मान ली वहीं आप लोग जो है वो रेस से बाहर हो जाएंगे। जब तक आप लोग मैदान छोड़कर नहीं भागेंगे तब तक जो है चीजें आप लोगों को डटे रहना है, ठीक है। तो ये टेलीग्राम चैनल वापस आ गया है, सारी पीडीएफ मैं आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा, जो भी टोटल पीडीएफ है, ठीक है। तो यहाँ पर अब तक की सारी बची हुई पीडीएफ और जो अपना वो वाला टेलीग्राम है जो वीर तालियान वाला, वहां पर आप लोग आंसर राइटिंग करिएगा। और इसके अलावा देखता हूँ और क्या क्वेश्चन वगैरह भी वहां पर पोस्ट कर सकता हूँ जो कि प्रीलिम से पॉइंट ऑफ से जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। बाकी 11 बजे आप लोगों की अप्रैल महीने की कंप्लीट मंथ की ये वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगी। ऑल यहां पर जो भी आप लोगों के लिए ऑल कंप्लीट मंथ में जो न्यूज है, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज या फिर कोई इंडेक्स हो गया, कोई रिपोर्ट हो गया, साइंस एंड टेक की न्यूज होगी, कोई एमिनेंट पर्सन या फिर पर्सन न्यूज या फिर मैप बेस्ड कोई क्वेश्चन हो गया, जो भी आप लोगों के लिए यहाँ पर एक महीने के अंदर चीजें हो सकती हैं वो सारी इसके अंदर कवर की गई है, ठीक है। और मैंने आप लोगों से मॉर्निंग वाली वीडियो में पूछा, जो आप लोगों की जो पीआईबी वाली आती है उसमें पूछा था कि एक तो ये वाला थंबनेल है और एक आप लोगों के सामने ये वाला थंबनेल है, तो कौन सा थंबनेल ज्यादा बेटर लग रहा है। तो अगर इसको ए बोलूं और उसको बी बोलूं तो वो आप लोग कौन सा थंबनेल ज्यादा पसंद करेंगे कि सारी वीडियो जितनी भी है उन पे वो वाला थंबनेल होना चाहिए। तो इसके बारे में सजेशन मांगा था मैंने, तो कई सारे बच्चों के द्वारा ये रिकमेंड किया गया, आप लोग भी बताइए कि कौन सा थंबनेल जो है वो सही रहेगा, ठीक है। तो ये तो हो गई वो सारी बातें जो मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। मतलब काफी अच्छा लगा, मैंने जो ये चीजें आप लोगों के साथ में टेलीग्राम पर शेयर की, जब मुझे रियलिटी में यार अंदर से फील हुआ, क्योंकि पिछले 3 दिनों से मैं काफी रिग्रेस प्रोसीजर से होकर गुजर रहा था कि मैंने कहा वीडियो भी बनानी है, ये काम भी करना है, मेल वेल वो सारी चीजें, अपना एक्स्ट्रा चीजें। इसी की वजह से ये आप लोगों की जो वीडियो है ये अप्रैल की अभी आप लोग की आ रही है, क्योंकि कल बैठकर कॉन्टिन्यूअस लगातार पूरा काम किया गया इसके ऊपर। मैंने कहा यार बहुत हो गया, अब ये काम पर फोकस करता हूं, तो तब ये वीडियो आप लोगों की आई है। तो मैंने आप लोगों को बताया भी था कि गर्दन में दर्द हो गया बैठे बैठे पीछे क्योंकि यार मुझे लग रहा था कि वो सारी चीजों के साथ में काम नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो मुझे शेयर करनी थी। तो देखिए, अगर आप लोग दिल में अच्छी भावनाएं रखकर अच्छे काम करोगे तो कभी भी आप लोगों को दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। बस आप लोगों का जो इंटेंशन है वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और बाकी कल जो है वो आप लोगों ने देख लिया कैसा माहौल था देश के अंदर, पूरे देश के अंदर। तो 4 राज्य के अंदर बेसिकली इलेक्शन थे यहाँ पर और एक यूनियन टेरिटरी के अंदर। तो यहाँ पर एक तमिलनाडु, एक केरला, एक वेस्ट बंगाल, आसाम और पौंडीचेरी। और वेस्ट बंगाल तो ऐसा हो गया था यहाँ पर कि मानो कि वेस्ट बंगाल क्या ऐसा इलेक्शन था जैसे कि सेंटर का इलेक्शन चल रहा हो, यानी कि लोकसभा का इलेक्शन चल रहा हो, इस कदर यहाँ पर इसके ऊपर फोकस दिया जा रहा था। तो ये जो सारे जो रिजल्ट यहाँ पर अभी निकल कर आए हैं, इन सारे रिजल्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो फोकस देने वाला था वो था वेस्ट बंगाल वाला रिजल्ट। तो वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी जो है वो 47 वोट के साथ, 40% 7 जो है वोट के साथ में यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई है सामने। यानी कि कहते हैं कि अपने आप में इंडिपेंडेंट ये यहाँ पर अब यहाँ पर गवर्नमेंट बना पाएंगे। टोटल मिलाकर 217 के करीब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो यहां पर आप लोगों की सीट इनके द्वारा जीती गई है, ठीक है। इसी के साथ में जो बीजेपी है उसकी भी शायद सीटें जो बढ़ी हैं पहले कंपेयर में, तो 73% सीट इस बीजेपी के पास में हो गई है, ठीक है। तो यहां पे भी एक पॉजिटिव साइड देखने को मिली, पर जिस तरीके से सिचुएशन मानी जा रही थी कि जीत सकते हैं कि उस वो वाला कंडीशन देखने को नहीं मिले। दूसरा, तमिलनाडु में तख्ता पलट हो गया। तमिलनाडु में AIADMK की जगह अभी यहां पर DMK आ गई है। तो ये एक ऐसा लीडर, वो नहीं कहते कि आप लोगों ने सुना कि चींटी की चाल पर चलते रहिए आप लोग सही डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। तो अगर आप लोग जिंदगी में अपने पाथ पर सही तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे तो वो पोस्ट आप लोगों को, वो मुकाम आप लोगों को मिल ही जाएगा जो आप लोगों को चाहिए। तो तमिलनाडु के जो नए चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं यहाँ पर आप लोगों को MK स्टालिन देखने को मिलेंगे। तो करुणानिधि जी के बेटे हैं जिनके द्वारा ये सारी चीजें स्टार्ट की गई थी। तो ये इंसान जो है ये 40 साल से, लगभग 4 डिकेड से कॉन्टिन्यूअस इस प्रोसीजर में लगा हुआ था। तो वही कहते हैं कि अगर आप लोग कछुए की चाल पर या चींटी की चाल पर आप लोग चलते रहते हैं, आप लोग एक ना एक दिन उस चीज तक पहुंच ही जाएंगे। आप लोगों के अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि हाँ ये काम हम लोग कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें अगर आप लोग यहाँ पर सीखने को मिले तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर लीडर से आप लोग सीख सकते हैं कि ये सारी चीजें, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि हार नहीं माननी है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, हमेशा डटे रहना है अपने गोल पर, ठीक है। इसी के साथ में केरला में जो है यहाँ पर पिनारी विजयन जो है वो फिर से यहाँ पर जीत कर आ गए शानदार तरीके से। ये यहाँ पर जो सर्बानंद सोनोवाल है ये फिर से जीत कर आ गए यहाँ पर आसाम में, जबकि बीजेपी की साइड से है। और यहाँ पर एन रामास्वामी ये फिर से जीत कर आ गए, ठीक है। तो पौंडीचेरी में भी यहाँ पर अभी जो है अब सिचुएशन जो है सीट जो 30 थी उसमें 60 सीटें जो हैं वो 16 सीटें जो हैं वो इनको मिली हैं। तो अभी देखते हैं कैसे काम चलता है। जहां पर ये रहता है ना कि थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा उधर वाली बातें रहती है, वहां पर फिर दिक्कत हो जाती है, ठीक है। पर लेकिन जैसे कि तमिलनाडु में क्लीन चिट यहां पर देखने को मिली, प्रॉपर अपने आप में बेसिकली गवर्नमेंट बना पाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। और सेम कंडीशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है ये यहाँ पर केरला के अंदर, और केरला के अंदर थोड़ी बहुत आप लोग देखते हैं। पर लेकिन यहाँ पर बात करें तो ये सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी जो यहाँ पर ये
वेस्ट बंगाल के अंदर, ठीक है। तो ये सारे आर्टिकल आज के डेट में जितने भी हैं वो इसी के बारे में बात कर रहे हैं। आज ये लग रहा था कि जैसे देश के अंदर कोरोना है ही नहीं, जब कल रिजल्ट आया तो सब भूल गए थे, पर लेकिन इस भूल के चक्कर में भी फिर भी हमारी कंट्री में ये यहाँ पर 3,69,000, ठीक है। तो यानी कि हमारे देश में 3,69,000 केस फिर भी देखने को मिले, 3,455 लोगों की फिर भी जान गई। तो ये सिचुएशन है आज के डेट में हमारी कंट्री में। सबसे ज्यादा जो केस निकल कर आए, नॉर्मल सी बात है, महाराष्ट्र टॉपर चल रहा है, केरला दूसरे नंबर पर चल रहा है, कर्नाटक दूसरे पर, सॉरी केरला तीसरे पर। तो ये है कंडीशन यहाँ पर, ठीक है। नंबर ऑफ जान जाने में महाराष्ट्र पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर जो है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये है उत्तर प्रदेश, ठीक है, जहां पर जान जा रही है, और कर्नाटक तीसरे नंबर पर। तो ये नंबर ऑफ जान जाने में है। बाकी एक जो काफी ज्यादा न्यूज हमारी कंट्री में फॉलो की जा रही है, और ये जो न्यूज है काफी ज्यादा वायरल हो रही है, कि जो सीरम इंस्टीट्यूट के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिनका नाम है आदर्श पूनावाला, ठीक है, तो ये देश छोड़कर भाग चुके हैं। तो यहां पर ये जो इन्फॉर्मेशन इनके द्वारा भी यहां पर दी गई है कि जल्दी ही देश में वापस आएंगे। ऐसा क्या रीजन रहा? तो रीजन ये बताया जा रहा है कि यहां पर इनको बहुत सारे जो रसूखदार लोग हैं, कोई पॉलिटिकल ऑथोरिटी भी हैं, कोई बड़े बड़े लोग जो भी अपनी पोस्ट पर बैठे हुए हैं, वो धमका रहे थे यहाँ पर दवाइयों को लेकर। तो उसकी वजह से प्रेशर में आके इनको लग रहा था कि कुछ गलत ना हो जाए, तो ये देश छोड़कर यहाँ से निकल लिए। इनको लग रहा था कि यहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो प्रॉपर वे में देखने को नहीं मिलेगी, तो इसकी वजह से यहाँ पर ये कंडीशन निकल कर आई। तो यार ये जैसी सिचुएशन होती है तो उसको सामना करना चाहिए। बेसिकली अपने देश में छोड़कर दूसरे देश में भाग जाना, मतलब मेरे पर्सनल अगर विचारों से माने तो मतलब ये एक अप्रिशिएट करने लायक मूव नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा अभी एक और चीज काफी ज्यादा न्यूज में देखने को मिल रही थी, कई सारे हीरो हीरोइन जो है वो अलग अलग देश में जा रहे हैं और वहां पर जाकर मतलब इंजॉय कर रहे हैं। चलिए इंजॉय करो, अच्छा है तुम्हारी जिंदगी यार, जो भी इंजॉय करो। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पर अपनी फोटोज डाल रहे हैं कि वी आर इंजॉइंग हॉलिडे मालदीव, वी आर इंजॉइंग हॉलिडे यहाँ पर। मतलब रियलिटी में यार सोचिए हमारे देश में कंडीशन क्या बनी हुई है, किस तरीके से लोग जो है वो चीजों को लेकर जूझ रहे हैं, और आप लोग इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन होते हुए जिनकी इतनी बड़ी बड़ी फॉलोइंग है, आप लोग ऐसा बिहेवियर यहां पर दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसी चीजें यार कम से कम नहीं होनी चाहिए। तो इनके बारे में कम से कम इसको अपने मतलब पैसा जब कमाने की बात आए तो देश याद आता है, पिक्चर चले देश में, हाँ पूरा एडवर्टीजमेंट करते हैं, देश में ही होना चाहिए। चलो सही है, मेहनत है, पैसा कमाते हैं, वो जरूरी है, आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, पर लेकिन कम से कम उसको अगर जरूरत पड़े तो सोसाइटी को पे बैक भी कीजिए, सोसाइटी के लिए कुछ कीजिए भी। पैसा कमाना गलत बात नहीं है, पर लेकिन सोसाइटी के बारे में कुछ सोचिए, जो सोसाइटी से आप लोग पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। तो इतना कम से कम अगर और कुछ हेल्प नहीं कर सकते तो अपना न्यूट्रली बने रहिए, नॉर्मल बने रहिए। मतलब लोग मर रहे हैं लगातार इतने जा रहे हैं और आप लोग वो चीजें एंजॉय कर रहे हैं। तो ये पर्सनल थॉट है बस मेरा, आप लोग ये सारी चीजें जो है नॉर्मली एथिकली ये चीजें अच्छी नहीं लगती हैं, ठीक है। अगर बात करें तो यहाँ पर ममता बनर्जी जी के बारे में बात की जा रही है, वो नंदीग्राम से जहां से इलेक्शन लड़ रही थी वो इलेक्शन यहां से हार चुकी हैं, पर लेकिन इनकी पॉलिटिकल पार्टी है वो शानदार तरीके से जीतकर सामने आई है, ठीक है। सीपीआईएम जो है वो यहाँ पर अच्छी खासी जो मेजोरिटी में आई है, और स्टालिन साहब जो है वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ में यहाँ पर जीतकर सामने आए हैं, और एआईएडीएमके का पत्ता यहाँ पर काट दिया गया है इनके द्वारा, ठीक है। आगे अगर बढ़ते हैं यहाँ पर बीजेपी के साथ में बात करें तो अलाइज जो मिलकर गवर्नमेंट बना रहे हैं यहाँ पर, तो आसाम के अंदर आप लोगों को ये कंडीशन देखने को मिलेगी। और जो यहाँ पर रंगास्वामी है ये रिटर्न एज ए पौंडीचेरी चीफ मिनिस्टर, तो ये पौंडीचेरी में कंडीशन देखने को मिली। आप लोगों को याद होगा पौंडीचेरी में काफी बुरी कंडीशन हो गई थी जब किरण बेदी जो है उनको वहां से रिजिग्नेशन उनका हुआ था और सिचुएशन वहां पर खराब हो गई थी, ठीक है। तो उस टाइम से सिचुएशन वहां पर वो बनी हुई थी। आगे अगर बात करते हैं तो अभी भी फिलहाल जो है हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन जो है वो काफी अलार्मिंग कंडीशन में पहुंच रही है। तो दिल्ली गवर्नमेंट को प्रॉपर जो जिस तरीके से ऑक्सीजन मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, तो इसके चलते दिल्ली हाईकोर्ट भी काफी गुस्सा है, उसके द्वारा भी कई बार ये बातें बोली गई आखिर दिल्ली में ही क्यों ये डेफिसिट देखने को मिल रहा है ऑक्सीजन का, यानी कि दिल्ली में इतनी दिक्कत क्यों देखने को मिल रही है। तो उसके ऊपर क्वेश्चन भी कई सारे उठाए जा रहे हैं कि क्या कंडीशन है और कैसे चीजें सही होनी चाहिए। तो फिक्स ऑक्सीजन डेफिसिट बाय 3 मई यानी कि आज के दिन तक जो ऑक्सीजन डेफिसिट है वो खत्म होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये कि डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कई सारे जो लोग हैं उनको दवाइयां मिल जा रही हैं, कई सारे लोग जो है उनको दवाइयां मिल नहीं रही हैं, यानी कि दवाई को लेकर भी डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है कि किन राज्य में दवाइयां जानी चाहिए, तो उसको लेकर भी यहां पर बात की जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि वैक्सीन जो है ऐसा नहीं कि पता चला जिन राज्य में सेंटर की गवर्नमेंट है वहां पर वैक्सीन पहुंच रही है, दूसरे राज्य में वैक्सीन नहीं पहुंच रही है, तो वो चीजें भी नहीं होनी चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन यहां पर नहीं होना चाहिए, सबके लिए दवाई है और सबके लिए ही वो अवेलेबल होनी चाहिए। तो इसके बारे में भी यहाँ पर बातें बोली गई जो कि काफी ज्यादा जरूरी भी है यार, दवाइयां सबके लिए हैं तो सबको ही वो दवाइयां मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर कोई पर्सन इसके पास में पैसा है बस उसी को दवाई वहां पर मिल रही है, तो वो एक गलत रवैया आप लोग यहाँ पर देखने को मिलता है।
ऐसा नहीं होना चाहिए, खासकर अगर आज के दिन बात करें जैसी सिचुएशन प्रिवेल है आज के दिन में देश के अंदर, तो उसके बारे में यहां पर ये बातें की जा रही है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग यहां पर समझिएगा कि एक तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन भी यहां पर बन सकता है अगर आप लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ से यहां पर बात करेंगे। ठीक है, तो उसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा। जैसे मान लीजिए हमारे देश के अंदर अगर आज के डेट में आप लोगों को बोले कि यार जो है दवाइयों का कालाबाजारी हो रही है आप लोगों के एरिया में, और आप लोग कहीं पर जो डीएम है बैठे हुए हैं, आप लोग डीएम की पोस्ट पर, तो आप लोग उन सब चीजों को कैसे टैकल करोगे, तो उसके बारे में आप लोगों से इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जा सकता है। महाराष्ट्र के अंदर 7 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया है। एक और इंपॉर्टेंट बात, रिजल्ट आ चुके हैं, अब अलग अलग एरिया में आप लोगों को लॉकडाउन लगते हुए नजर आएंगे। आराम आराम से आप लोगों को बहुत सारे राज्य में अब लॉकडाउन लगते हुए देखने को मिलेंगे। बाकी किस तरीके से नॉर्मल होती है देखते हैं। अभी यहां पर जो रामदेसिविर दवाई है उसको डोमेस्टिक मार्केट में बेचने के लिए उसको परमिशन दे दी गई है, तो जल्दी ही दवाई जो है और अलग अलग जो कंपनी की दवाई है वो अवेलेबल आप लोग को देखने को मिलेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अभी यहां पर बेसिकली हाईकोर्ट के बेसिकली यहां पर क्या था, कंटेम्प्ट इज नॉट इनिशिएटेड, हाईकोर्ट टेल द सेंटर, यानी कि हाईकोर्ट ने सेंटर को बोला कि कोई कंटेंट जो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट है वो इनिशिएट नहीं किया गया। पर लेकिन ये बताइए हम लोग को, व्हाई इज ओनली दिल्ली फेसिंग ये ऑक्सीजन क्राइसिस, यानी कि दिल्ली में ही क्यों ऑक्सीजन क्राइसिस आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये कि कुछ ना कुछ गलत किया जा रहा है। तो वो सारी चीजें यहां पर खुद हाईकोर्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसी कंडीशन क्यों देखने को मिल रही है। आप लोगों को जब बोला गया कि कम से कम 490 जो मीट्रिक टन जो ऑक्सीजन हिस्से में आ रही है दिल्ली की, वो तो आप लोगों को प्रोवाइड करानी चाहिए, आप लोग वो भी प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, तो कितनी सही है, कितना सही आप लोग ये काम कर रहे हैं, तो इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है वो एक ह्यूज रिक्वायरमेंट देखने को मिलती है, और उसके चलते आप लोग इतनी भी प्रोवाइड नहीं करा पा रहे जो कि इससे ज्यादा रिक्वायरमेंट है। तो 700 मीट्रिक टन के करीब रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की, पर 490 जो एलोकेट की गई है वो भी आप लोग प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर कई सारे एरिया में जो आप लोगों को जो यहाँ पर एमआरपी होते हैं वो अलग अलग नजर आएंगे, अलग अलग मेडिसिन के। तो हाईकोर्ट के द्वारा इसके बारे में बात की गई है कि एक तो स्टॉक इकट्ठा नहीं करना आप लोगों को, कई बार दवाइयों का स्टॉक इकट्ठा कर लेते हैं, मार्केट में कमी है, जैसे सिलेंडर जो है ऑक्सीजन उनका स्टॉक इकट्ठा कर लिया, मार्केट में कमी हो गई, तो लाख लाख रुपए के सिलेंडर बेचे जा रहे हैं, तो ये कितने हद तक सही है, तो ये समझना पड़ेगा। यानी कि ये सारी जो चीजें हैं वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं, तो आप लोगों को इनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये सारी सिचुएशन जो है उसको किस तरीके से नॉर्मल करा जाता है, क्योंकि अगर सिचुएशन नॉर्मल रहेगी तभी चीजें पढ़ेंगे। एक छोटी सी बात यहां पर याद आ रही है, आप में से एक फैमिली मेंबर के द्वारा अभी कमेंट किया गया था नीचे, कल तक पैसे की हवा थी, यानी कि हर एक इंसान के पास में पैसा है, मेरे पास इतना पैसा है, उसके पास इतना पैसा है, आज हवा के भी पैसे देने पड़ रहे हैं। यानी कंडीशन ये आ गई है कि आज के डेट में इतनी महंगी मुझे नहीं लगता है कभी हवा मार्केट में बेची गई होगी जितनी महंगी आज की डेट में बेची जा रही है। ठीक है, समझिए जो गरीब इंसान है वो तो वैसे ही गया, इसीलिए कहते हैं कि ऐसे टाइम पर आप लोगों को पैसे की अहमियत समझ में आती है। ठीक है, जब यहां पर देखने को मिलेगा जो चीज जो है वो सस्ती थी काफी, अब जो अमीर आदमी है अगर उसको 50 लाख रुपए भी देकर अगर अपनी जान बचानी पड़े तो आसानी से पैसे देकर और बचा लेगा। अगर कोई गरीब है जिसके घर का पूरी कमाई है 5-6 हजार रुपए 10 हजार रुपए, उसको कोई बोले कि 50,000 रुपए भी तुमको देने हैं तो उसको तो बेचना पड़ेगा सब कुछ, तो यहां पर कंडीशन थोड़ी खराब हो जाती है। तो ये वाली सिचुएशन जो है वो देखने वाली होती है कि इस टाइम पर गवर्नमेंट को सामने आना चाहिए कम से कम चीजों को टैकल करने के लिए। जब देश के अंदर ऐसी कंडीशन बनती है तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग देखिए एम्बुलेंस ड्राइवर जो है वो ओवर चार्जिंग कर रहे हैं, हर एक लेवल पर देखने को मिलेगा। कई सारे जो लोग हैं वो ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की। ठीक है, मेडिकल स्टोर के जो ओनर हैं वो भी जो दवाइयां हैं वो महंगी महंगी रेट पर बेच रहे हैं अपना प्रॉफिट उठाने के लिए। तो ये सारी जगह आप लोगों को एक कालाबाजारी देखने को मिलेगी, जो कि सोचने के लिए हम लोग को मजबूर कर रहे हैं कि हम लोग एक कैसे माहौल में यहां पर बैठे हैं और रियलिटी में क्या हम लोग सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो इसके बारे में हम लोग को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो ये काफी बुरी कंडीशन आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज और इंटरेस्टिंग न्यूज यहां पर है, और खासकर ये जरूरी भी थी यहां पर। अभी आप लोगों को पता है, अगर आज के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता है आज कौन सा डे है, जो कि मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था पीआईबी में। आज है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, जो कि 3 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो है ये 3 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, और अब की बार की जो थीम है वो है इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड, यानी कि इंफॉर्मेशन सबके लिए होनी चाहिए। ये नहीं कि आप लोग कुछ लोगों को तो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं कि हाँ यही दिक्कत हो रही है, कुछ लोगों को इंफॉर्मेशन मिल नहीं पा रही है। तो एक इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म होना चाहिए। जो ये सारी चीजें मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं, ये कोई ना कोई जर्नलिस्ट कहीं ना कहीं किसी न किसी एरिया में होगा जिसके द्वारा जाकर ये न्यूज इकट्ठी की गई होगी। तो इसीलिए यहां पर जर्नलिज्म को भी बेसिकली जो जर्नलिस्ट होते हैं उनको फ्रंट लाइन कोविड-19 वॉरियर बोला गया, ये उड़ीसा के द्वारा। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह कि कोई भी अगर दिक्कत होगी अब इनको यहां पर इंश्योरेंस प्रोवाइड कराया जाएगा। तो इसी के चलते यहां पर उड़ीसा गवर्नमेंट के अंदर बोला गया है कि हेल्थ इंश्योरेंस कवर किया जाएगा 2 लाख का ईच जो भी जर्नलिस्ट हैं अगर कोई दिक्कत उनको देखने को मिलती है।
तो यही मांग चल रही है देश के अंदर कि जो ये आज के डेट में जो हमारे जर्नलिस्ट हैं ये सारे फ्रंटलाइन वर्कर की कैटेगरी में इनको डिक्लेयर कर देना चाहिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है अगर इसके पॉइंट ऑफ से आप लोग बात करते हैं, और ये काफी सोसाइटी में जो फ्री जर्नलिज्म है उसको भी सपोर्ट करते हैं। बेसिकली वो सारी चीजें होनी चाहिए क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन फैलने से रोकते हैं, सही इन्फॉर्मेशन ही निकाल कर लेकर आते हैं। ओके, तो इसी के बारे में यहाँ पर ये आर्टिकल भी देखने को मिल रहे हैं। इनके द्वारा यहाँ पर इसमें जिक्र भी किया गया कि हमारी कंट्री के अभी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो हमारी कंट्री की रैंक थी वो थी 142। तो 142 रैंक थी यहां पर 180 कंट्री में से। तो ये जो इंडेक्स है ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है तैयार किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। तो उनके द्वारा ये जो इंडेक्स तैयार किया जाता है तो इसमें अलग अलग चीजें देखी जाती हैं कि किस तरीके से जो रिपोर्ट, किस तरीके से जो जर्नलिज्म है वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, उनकी जान जा रही है नहीं जा रही है, तो कई सारी चीजें देखने को मिलती है। तो नॉर्वे के द्वारा इसमें टॉप किया गया, यानी कि नॉर्वे जो है वो इसमें टॉप पोजीशन पर है अगर इस पर्टिकुलर एरिया में आप लोग बात करें। नॉर्वे अगर आप लोग देखना चाहते हैं कहां पर है लोकेटेड तो आप लोग यहां पर देखिएगा, जूम कर लेते हैं, ठीक है। ये है नॉर्वे आप लोगों के सामने, ये ऊपर आप लोग देखिएगा, ऊपर नॉर्वेजियन सी भी है, या नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, डेनमार्क हो गया। ये कंट्री मैक्सिमम कोई भी इंडेक्स आता है इनका नाम आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग एग्जाम में इनका भी नाम याद रख पाते हैं और टॉप कंट्री का नाम दे रखा है तो इनमें से आप लोग अगर कोई और दूसरी कंट्री है तो इनको आप लोग वहां पर यूज कर सकते हैं। दूसरा सबसे जो बुरी कंडीशन देखने को मिली वो है एरिटेरा। तो ये आप लोग यहां पर देखते हैं जो इथोपिया के साथ में इसकी लड़ाई भी चलती रहती है टिग्रे रीजन के लिए, ठीक है, याद रखिएगा, मैंने कई बार आप लोग को बताया भी है। और यहां पर है जिबूती और ये हो गया सोमालिया, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका की कैटेगरी में आते हैं। तो ये भी एक पॉइंट है जो कि आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये मैंने स्टालिन साहब के बारे में बता दिया। बाकी एक और इंपॉर्टेंट जो सामने न्यूज निकल कर आ रही है वो ये है कि अलग अलग कंट्री हम लोग को एड तो दे रही है, फॉरेन एड की आप लोग यहाँ पर ये दवाई आप लोगों के लिए भेजी जा रही है। फ्रांस ने भी यहाँ पर 8 जो ऑक्सीजन जो जनरेटर है वो सेंड किए। यूएसए काफी कुछ शिपमेंट यहाँ पर सेंड कर रहे हैं, लगभग 1000 के करीब ऑक्सीजन सिलेंडर जो यूएसए के द्वारा भेजे गए। तो देखने वाली बात यहाँ पर ये कि सेंटर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कैसे आप लोग इस फॉरेन जो एड आ रहा है उसको कैसे यूज करोगे, किस किस में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, किस किस के पास में कैसे जाना चाहिए, ये भी सोचने वाली बात है। क्योंकि पता चला वही बात जो मैंने अभी बोली थी कि कुछ राज्यों को दिया जा रहा है और कुछ राज्यों को साथ में पार्शियलिटी की जा रही है। जैसे हाईकोर्ट ने बोला ना अभी कि आखिर दिल्ली में ही क्यों ये कमी पड़ रही है, तो ये थोड़ी सोचने वाली बात है। तो इनके ऊपर बेसिकली काम करना चाहिए जो कि जरूरी भी है। तो यहां पर जो भी कंट्री हेल्प कर रही है तो उसको सबके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए उस तरीके से जैसे जैसे उसकी रिक्वायरमेंट है, खासकर पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए और नंबर ऑफ केसेस को ध्यान में रखते हुए। देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो बोलता है कि यार ये हरकतें मत करो, पर लेकिन फिर भी हरकतें जो है वो देखने को मिलती हैं। वो नहीं है कि ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम लोग बेसिकली टाइम टेबल तो बनाते हैं हम लोग कई बार, पर लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। हम लोग खुद ही उसको ब्रेक करते रहते हैं। यही कंडीशन यहाँ पर शेड्यूल तो बनाए जाते हैं कि ये करना है वो करना है नहीं करना है, पर लेकिन फिर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। सेम न्यूज अभी एक छोटी सी न्यूज थी उसमें बोला गया कि धज्जियां उड़ाई गई यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर भी पंचायत से रिलेटेड जो बातें देखने को मिल रही थी उसके चलते। तो उड़ीसा के द्वारा अगर बात करें तो 14 डेज का लॉकडाउन उड़ीसा के द्वारा लगा दिया गया। तो ये भी कंडीशन देखने को मिले। मैंने बोला कि अलग अलग राज्य में अब आप लोगों को न्यूज आनी स्टार्ट हो जाएगी कि लॉकडाउन लग रहे हैं, तो ये रियलिटी है। यहां पर नॉर्थ कोरिया के जो लीडर है किम जोंग उन, तो वो बोल रहे हैं कि मेरे चाचा अच्छे थे, यानी कि जो बाइडन अच्छे थे, जो अभी सॉरी वो डोनाल्ड ट्रंप अच्छे थे, अभी जो बाइडन आ रहे हैं फूफा वो अच्छे नहीं है। यानी कि इनके द्वारा बेसिकली क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि आज की डेट में अगर बात करें तो जो बाइडन साहब है जो कि 46 प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के, वो चीजों को उस तरीके से लेकर नहीं चल रहे हैं जैसे एक्सपेक्ट किया जाता। ये हॉस्टाइल हो रहे हैं हमारे खिलाफ, पर लेकिन इनको ये नहीं पता कि मेरे पास में भी बॉम्ब है, मैं बॉम्ब पटाके फटका दूंगा मैं, ठीक है। तो इनके द्वारा बोला गया है कि हम रेस्पॉन्ड जरूर करेंगे अगर ऐसी हरकतें देखने को मिलेगी। तो किम जोंग उन जो है ये बेचारे काफी दिनों बाद न्यूज में आए हैं, तो देखते हैं कैसे आगे रिलेशन बन पाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत जोर लगाया था सिचुएशन को नॉर्मल करने के लिए, पर नॉर्मल नहीं हो पाई। म्यांमार के बारे में बात करें तो आप लोगों को पता है कि म्यांमार में तख्ता पलट कर रखा है आज के डेट में जो म्यांमार की आर्मी है उसके द्वारा। तो लोकल जो लोग हैं वो इकट्ठा होकर यहाँ पर जो मिलिट्री है उसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं और यूनाइट होने की बात कर रहे हैं। पर लेकिन यार ये जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना उसमें इतनी पावर होती है कि आप लोग उसके खिलाफ जो है कुछ कर नहीं सकते नॉर्मली, क्योंकि सारी पावर सारी चीजें जो है बेसिकली हथियार सब चीजें उनके हाथ में होती हैं, तो इसलिए पॉसिबल नहीं होता है। हाँ अगर जो वही है अगर मिलिट्री वाले या फिर आर्मी जो भी पुलिस है वही एडमिनिस्ट्रेशन का साथ देना बंद कर दे तो फिर अलग बात है, वरना तब तक ये चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं, ठीक है। इंडिया जो है उसने यहाँ पर ताइवान से अभी यहाँ पर बेसिकली रिसीव किया एड, और बाकी चाइना जो है उसको कमर्शियल ऑर्डर दिया। चाइना हवा में बोल तो रहा है हेल्प करेगा, पर लेकिन चाइना जितना हरामी पीस जो है इस दुनिया में आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। ताइवान से हेल्प आ रही है पर लेकिन चाइना से वो पैसे में दे रहा है, ठीक है। ये एक ऐसा इंसान है जो कि वो नहीं कहते कि पैसा चाहिए और कुछ नहीं, पैसा करता है, पैसे पे क्यों मरता है, किस दिन निकल जाएगा, ठीक है।
देश में दो ही चीजें देखने को मिली जो सबसे ज्यादा एक अच्छा माहौल बनाया हुआ है, वो तो इलेक्शन और दूसरा यहाँ पर है गेम। तो अच्छा खासा आईपीएल चल रहा है, तो अच्छे से एंजॉय करते रहिए। पर ये नहीं है कि पूरे दिन आईपीएल में बैठ रहे हैं आप लोग, तो भी सही नहीं है ज्यादा। तो कोशिश करो कि अपना एक बार रिजल्ट देख लो, बाद में आके अपना चीजों पर फोकस करो, थोड़ा पढ़ाई कर लो घर पे, आराम से अपनी चीजें मतलब जो जरूरी है वो चीजें आप लोग फॉलो कर लो। आर्टिकल तो यार सारे ही A to Z जो है यहाँ पर ये जो बात करें, ये बात करें A to Z सारे आर्टिकल आज के में इलेक्शन के बारे में, ठीक है। तो कहां कहां पर क्या क्या देखने को मिला, तो सारे राज्य में सारे इलेक्शन के बारे में बात की जा रही है। जो कार्टून है यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिल रहा है यहाँ पर, ये इंटरेस्टिंग है हालांकि आप लोगों को दिखाता हूं, 1 मिनट रुकिए, आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। यहां पर बोला गया था कि 200 सीट की गारंटी है यहाँ पर, ये कि 200 सीट तो कम से कम लेकर आनी ही आनी है, ठीक है। लेकिन हुआ क्या हुआ, ये कंडीशन उल्टी बन गई कि अभी ये दिखाया गया कि जब इनके चोट में पैर में चोट लगी तो यहाँ पर इनके द्वारा ये व्हील चेयर पर बैठी है, ठीक है। तो दिखाया जा रहा है कि 202 यहाँ पर टंगा हुआ है और ये बेसिकली 200 सीट, यानी कि जो टारगेट रखा गया था वो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि बीजेपी के द्वारा रखा गया था, और जो 217 सीट लेकर चलेगी वो चलेगी यहाँ पर ममता बनर्जी जी। तो एक तरीके से दिखाने की कोशिश की जा रही है, वही एक मजाक उड़ाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। दो क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इन क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में है, बोला जा रहा है कि विच क्वालिफिकेशन इज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू बी इलेक्टेड एज ए कमिश्नर ऑफ इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो ये आप लोगों को बताना है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन हमारे संविधान में दे रखी है उनको इलेक्ट करने के लिए। पहला बोला गया कि बीइंग इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, यानी कि वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का ऑफिसर होना चाहिए, कोई आईएएस ऑफिसर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा बोला गया कि एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 साल का किसी हाई कोर्ट के अंदर एज ए लॉयर, यानी किसी हाई कोर्ट के अंदर 5 साल वकील रहा हो। तीसरा बोला गया कि यहां पर 35 साल जो है वो एज कंप्लीट कर चुका है। चौथा बोला गया नन ऑफ द अबो। तो सही आंसर यहां पर क्या होगा, ए बी सी एफ डी। तो सही आंसर आप लोगों को बताना है इसका, ठीक है। तो वीडियो के एंड में आप लोगों को इसका आंसर देखने को मिलेगा, तब तक आप लोग इसको अटेम्प्ट कीजिए। दो बहुत प्यारे एडिटोरियल मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं जो कि आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे अच्छे से, और यहां पर क्वेश्चन भी है, इसको भी आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा। अब क्वेश्चन कई सारे बच्चे बोले सर क्वेश्चन लिखने में दिक्कत आ रही है, वहां पर बहुत सारे कमेंट हो जा रहे हैं। देखिए एक तो जो भी नॉर्मल कमेंट होते हैं ना आप लोगों के, जो भी आप लोगों को नॉर्मल कमेंट करना होता है वो सारे वीडियो के नीचे किया करो, वहां पर बस आंसर राइटिंग आप लोग किया करो, वरना फिर वही काम मुझे करना पड़ेगा जैसा मैंने पहले कर रखा था। वहां पर मैं फिर बार लगा दूंगा कि यहाँ 5 मिनट में फिर 10 मिनट में कोई कमेंट कर पाएगा, तो आंसर राइटिंग ही फिर वहां पे आएंगी, ठीक है। तो मैं वो सारी चीजें नहीं करना चाहता, पर लेकिन कई बार फालतू की चीजें बहुत ज्यादा हो जाती हैं टेलीग्राम के अंदर, तो कोशिश ये करो कि वहां पर आंसर राइटिंग है जो जिस चीज के लिए यूज है, ठीक है। जैसे आप लोगों को मान लीजिए कि जो कोई पर्टिकुलर चीज दे रखी है यूज करने के लिए, तो उसी तरीके से उसको यूज करो, ना कि किसी और पर्पज के लिए, ठीक है। कमेंट वीडियो के नीचे आप लोग कर सकते हैं जो भी आप लोगों को सुटेबल लगता है, बाकी पर वहां पर उसको एजुकेशन के लिए ही रखो। तो ये मैंने अलग अलग ये बेसिकली जो आर्टिकल जो मुझे लगे अलग तरीके से, जो मुझे लगे कि आप लोगों के सामने आने चाहिए, तो ये आर्टिकल मैंने तैयार किए हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग न्यूज़पेपर के दूसरे आर्टिकल हैं, पर काफी अच्छे से इनको एडिशनल इंफॉर्मेशन लगाकर मैंने तैयार किया है। वैसे तो बात की बात करें तो बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने ज्यादा इसके अंदर डाली है, ताकि आप लोग बहुत सारी चीजें जो है वो उनको अंडरस्टैंड कर सको। तो काफी कुछ आप लोगों को इन आर्टिकल के अंदर जानने को मिलने वाला है, ठीक है। तो समझते हैं, आइए क्वेश्चन को आप लोग देखिए। कोविड-19 पेंडेमिक जो है वो बात की जा रही है उसकी कि एक तरीके से जो कंडीशन देखने को मिलती है, तो उसकी वजह से यहाँ पर जो यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर इन इंडिया है उसकी कंडीशन जो है वो यहाँ पर सुधरनी चाहिए, तभी जाकर सिचुएशन होगी। यानी कोविड-19 के चलते अभी फिलहाल जरूरत हो गई है कि सोशल प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर इंडिया का अच्छा होना चाहिए, यानी कि जो सामाजिक सुरक्षा है ना उसके बारे में बात की जा रही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाता है। तो सबसे पहले तो आप लोग जो बात करें ना यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन क्या है, इसके बारे में समझ लेते हैं। यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन जो है, अगर थोड़ा सा इसको ढंग से आप लोग समझिएगा तो यूनिवर्सली का मतलब होता है सबके लिए, सोशल सोसाइटी के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना, यानी कि एक तरीके से अगर कोई दिक्कत उनको होती है, खाने के लिए खाना नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, तो बेसिक जो चीजें होती है उनको प्रोवाइड कराना, तो इसके अंदर आता है। तो बोला जा रहा है कि रेफर टू एक तरीके से नेशनली डिफाइन किया जाता है एक सिस्टम जिसमें पॉलिसीज जो होती है और प्रोग्राम जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं इक्विटेबल एक्सेस टू ऑल पीपल, यानी कि हर एक इंसान को जो है वो इक्वल एक्सेस मिलना चाहिए, और इसी के साथ में उनको बेसिकली उनकी जो लाइफ है वो आप लोगों को प्रोटेक्ट करनी है। किससे? एक तो गरीबी से, एक उनको खाना पीना एक तरीके से कुछ जॉब वगैरह मिलती रहे और वो अपनी जिंदगी को अच्छे से एंजॉय कर सके। तो ये सारी चीजें अगर आप लोग देखेगा तो हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसके अंदर जो टोटल 17 गोल हैं, तो उसमें से ये जो गोल आप लोगों के सामने 4 गोल ये इसी एरिया के बारे में बात करते हैं। तो ये 4 गोल में क्या है? सबसे पहले तो भूखमरी, इंसान जो है भूख की वजह से नहीं मरना चाहिए। दूसरा जो जेंडर इक्वलिटी होना चाहिए, ये नहीं कि लड़के के लिए सारी चीजें लड़कियों के लिए कुछ नहीं है, तो ये भी नहीं होना चाहिए, ऐसा दोनों को इक्वल चीजें मिलनी चाहिए। सेम एजुकेशन के बारे में बात की जा रही है, अमीर लोग जो है वो एजुकेशन लेकर चले गए, गरीब लोगों को एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, तो अफोर्डेबल एजुकेशन यहां पर होनी चाहिए, ठीक है। पर लेकिन
सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि एजुकेशन को इतना अफोर्ड आप लोग कर देना चाहिए कि सबको वो मिले, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी को मिले और किसी को नहीं मिले, पर लेकिन रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए लिमिटेड रिसोर्सेज रहते हैं। जैसे अभी ऑक्सीजन की बात कर लीजिए आप लोग, या फिर पानी की बात कर लीजिए। पानी जो है, एक साइड में ऐसे लोग हैं जिनको पानी हम लोग को पीने के लिए देना है, वो लोग प्यासे हैं तो उनको हम लोग पानी देंगे पीने के लिए। एक ऐसा इंसान है जो कि भरा बैठा है ऊपर से, तो उसको पानी दे दिया पीने के लिए तो वो उसको बर्बाद करेगा। उसको तो आप लोगों को मान लीजिए फ्री में यहां पर जा रहा है, मान लीजिए जिनको जरूरत है उनको आप लोग 2 रुपए में दे रहे हैं, इसको तो आप लोग 200 रुपए में दीजिए पानी, ताकि ये इंसान जो है जो भरा बैठा है ऑलरेडी, वो रिसोर्सेज को बर्बाद ना करें। तो फ्री की जो कई बार चीजें होती है, इंसान उसको वो नहीं कहता कि इग्नोर करने लगता है कि आप फ्री में ही तो आ रहा है, क्या बिगड़ रहा है। इसका एक उदाहरण मैं आप लोगों को देता हूं। अभी एक फैमिली मेंबर थी जिनके द्वारा कमेंट किया गया, उनके द्वारा मेल किया गया, उनके द्वारा बोला गया कि सर, एक मेरी दोस्त थी, मैंने उसको बोला कि वो मुझे बोल रही थी कि मेरे पास किताबें नहीं है, मैं किताब नहीं ले पा रही हूं, तो कैसे करूं, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो उनके द्वारा मेल किया गया मुझे कि सर ये कुछ किताबें हैं कि प्लीज अगर पॉसिबल हो सके तो ये किताबें आप हमको मतलब प्रोवाइड करा दो, ठीक है। तो मैंने पहले उनको देखा, मैंने कहा पढ़ने वढ़ने में ठीक है, क्योंकि मैं जैसे अगर किसी की मुझे हेल्प करनी होती है, पहले मैं थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर लेता हूं कि जैसे फेसबुक ग्रुप है, वहां पर आंसर वांसर लिखा जा रहा है नहीं लिखा जा रहा है, अब कमेंट बॉक्स में कमेंट वमेंट ठीक से मतलब कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कि आंसर दे रहे हैं जो मैं पूछ रहा हूं क्वेश्चन, यानी कि आप लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं नहीं है, ठीक है। तो मुझे ज्यादा कमेंट उस लड़की के देखने को नहीं मिले थे। फिर मुझे लगा चलो यार, हो सकता है कि वो नहीं, इंसान के पास में रिसोर्स नहीं, उसकी वजह से नहीं पढ़ पा रहा हूं। तो मैंने जो किताब उसने बोली थी 3-4, वो किताबें मैंने उसको सेंड कर दी, ठीक है। फिर अभी उसका जो मेल आया दूसरी लड़की, जिसने बोला था कि सर हेल्प कर दो, तो उसने बोला सॉरी सर, मैंने आपको हेल्प करने के लिए बोला, वो जो लड़की है वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ रही है, और जो वो किताबें हैं वो उसने उस दिन से खोल के भी नहीं देखी है। यानी कि वो नहीं कहते कि जो किताबें ऑर्डर की थी अमेजन का जो पैकेट है, तो लगभग 2-3 महीने हो गए वो पैकेट भी खोल के नहीं देखा है, ठीक है। मतलब बस रेपर सा खोला, किताबें हैं, और वो ऐसा कैसी अलमीरा में पड़ा हुआ है। तो उसकी रूममेट थी, तो ये गलत इंसान के पास में किताबें पहुंच गई ना एक तरीके से। अगर ये एक ऐसे इंसान के पास में जाती जिसको उसकी रियलिटी में जरूरत है, तो वहां पे उनका ज्यादा यूटिलाइजेशन होता। तो इसीलिए कहते हैं कि एक नीडी पर्सन के पास में चीजें पहुंचनी चाहिए जिसको उसकी जरूरत हो। तो ये सारी सिचुएशन आप लोग देख सकते हैं। तो इसीलिए कई सारे जो लोग हैं, अभी मैं देख रहा था कमेंट बॉक्स में, फेसबुक पर, हर जगह कई सारे ऐसे कमेंट किए जा रहे हैं कि जरूरत है। तो इसलिए कोशिश ये करना कि आप लोग उसकी जरूरत चेक कर लेना। कोई बोल रहा है कि हेल्प कर दो, तो उससे बोलना कि क्या क्या डॉक्यूमेंट से पहले सेंड करो, उनको चेक कर लेना। अगर आप लोग उसको वेरीफाई कर पा रहे हो तो वो सारी चीजें आप लोग देख लेना, ठीक है। और यही है चीजें कि आप लोग थोड़ा सा अपने आप को संभलिएगा। ऐसा नहीं है कि आनंद फानन में कुछ भी आप लोग स्टेप उठा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो मुझे आप लोगों के साथ में बेसिकली शेयर करनी थी। तो कई बार ऐसा होता है कि यार देखिए लिमिटेड है रिसोर्सेज, तो ठीक है, मान लीजिए मुझे 100 किताबें देनी है, तो लिमिटेड ही लोगों को दे सकता हूं। तो लिमिटेड लोगों के पास में, उनके पास में होनी चाहिए जिनको उसकी जरूरत है। तो ये जरूरी है, इसीलिए कहते हैं कि ढंग से रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। दवाइयों के बारे में बात करिए, तो इस इंसानों को दवाई दे रहे हैं, जिस इंसान को दवाई की जरूरत ही नहीं है वो अपना आप खरीद कर भी ले सकता है, एक करोड़पति आदमी है, ठीक है, उसको फ्री में दवाई दे रहे हैं। एक ऐसा इंसान है जिसके पास में जुगाड़ी नहीं है किसी भी तरीके से, तो उसको आप लोगों को दवाई देनी चाहिए। तो ये चीजें हैं, पर लेकिन रिसोर्सेज तो दोनों के लिए लगेगा, चाहे उसको दे लो चाहे उसके लिए दे, आप लोगों को छोटा एक रेवेन्यू तो वहां पर रखना ही पड़ेगा। तो ये चीजें, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा तो लगेगा। अब स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डाल दिया कि 15 से लेके जो भी 45 साल के बीच के, सॉरी 18 से लेके 45 साल के बीच को दवाई प्रोवाइड करानी है, ठीक है। अब उनके पास में रिसोर्सेज इतने वो प्रोवाइड कराने के लिए, तो वो सोचने वाली बात हो जाती है। तो पेंडेमिक ने जो है वो हालत खराब करके रख दी है। तो ये क्राइसिस जो अभी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो हेल्थ का जो सेक्टर है हमारी कंट्री में काफी जर्जर है। इसी के साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा जो माइग्रेशन हो रहा है, एक एरिया से दूसरे एरिया में लोग जा रहे हैं। आज के दिन में जॉब नहीं मिल पा रही है, लॉकडाउन लग रहा है, वो सारी चीजें, और फूड की इनसिक्योरिटी भी काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलती है। तो ऐसे टाइम पर बीमारी से जितने लोग मरे, उससे ज्यादा लोग वैसे मर जाते हैं, कोई भूखमरी से और कोई दूसरे रीजन से। जैसे मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था कि वैसे तो बीमारी देखने को मिल रही है पेंडेमिक कोरोना वायरस की, पर बहुत सारी जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको दिक्कत देखने को मिल रही है, उनकी जान चली जा रही है या बच्चे की जान चली जा रही है। रीजन क्या निकल कर आ रहा है? क्योंकि डॉक्टर की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हो पा रही है, डॉक्टर नहीं मिल पा रहे हैं। कई सारे डॉक्टर जो हैं वो भी चीजें जो हैं और जगह बिजी हैं, उसकी वजह से प्रॉपर जो एक अपॉइंटमेंट होती है, सारी चीजें वो नहीं मिल पा रही है। तो पेंडेमिक की जान नहीं ली जा रही है इसकी, एक तरीके से पेंडेमिक के जिस वजह से मतलब चीजें हैं वो उसकी वजह से नहीं, दूसरी वजह से जान जा रही है, ठीक है। तो पेंडेमिक ने जान नहीं ली, फूड की वजह से भूखा मर गया इंसान। तो ये चीजें यहां पर है जो कि काफी ज्यादा जरूरी है। 75 मिलियन के करीब जो लोग हैं यहां पर, ये यानी कि एक तरीके से बोले तो ये 750 जो यहां पर लाख लोग हैं वो आज की डेट में पुअर्टी रेखा के नीचे जा चुके हैं। इसी के साथ में जो मिडिल और अपर मिडिल क्लास है वो भी अपने घुटनों पर आ गई है कोविड-19 के चलते। तो भुखमरी जो है, बेरोजगारी जो है और भी दूसरी चीजें हैं, एक्टिविटी आज की डेट में काफी लार्ज स्केल पर बढ़ती नजर आ रही है। तो इस टाइम पर जरूरी है सोशल सिक्योरिटी या फिर वेलफेयर जैसी कोई स्कीम आप लोग लेकर आओ, और
और इसकी डेफिनेशन भी बेसिकली बताई गई है कि क्या होती है ये, ठीक है। तो सोशल सिक्योरिटी या वेलफेयर अगर मैं आप लोगों से पूछूं क्या होती है, क्या समझते हैं आप लोग इससे, ठीक है। अगर आप लोगों से कोई इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या बोलोगे आप लोग इसको, तो इसी के बारे में। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप लोग ILO बोलते हैं, ये बोलते हैं कि सोशल सिक्योरिटी एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है, यानी कि एक ऐसी अप्रोच है जिसमें काफी कुछ आप लोगों को इंक्लूड देखने को मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो डिजाइन इस तरीके से की जाती है ताकि प्रिवेंट कर सके जो डिप्रीवेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। एक तरीके से जिनको खाने पीने की चीजें भी नहीं मिल रही है, बेसिक चीजें नहीं मिल पा रही है, उनका एश्योरेंस दे सके कि बेसिक मिनिमम इनकम उनके पास में पहुंचती रहेगी ताकि उनकी जिंदगी चलती रहे। ऐसा नहीं कि इंसान मर जाएगा। और ये कब, खासकर जब एक तरीके से इंडिविजुअल जो है कोई ऐसी अनसर्टेनिटी में हो, यानी कि जैसी बिहेवियर कंडीशन अभी जो कोविड-19 ने बना रखी है, ऐसा अगर कोई माहौल देश के अंदर बनता है तो उससे रोकने की कोशिश की जाती है। उस टाइम पर तो कम से कम ये चीजें अवेलेबल होनी चाहिए, यानी कि भले ही टेम्परेरी टाइम के लिए आप लोग ये चीजें प्रोवाइड करो तो ये चीजें होनी चाहिए। अभी यहां पर आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोग ट्विटर पर कनेक्ट हुए तो यहां पर सोनू सूद जी जो है उनके द्वारा यहां पर अभी ये कमेंट भी किया गया था उस चीज को लेकर कि हम लोग को देखना चाहिए कि जिन लोगों की जान जा रही है कोविड-19 के चलते, उनके बच्चों को कम से कम हम लोग फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करा दें ताकि उनके बच्चे जो है आगे चल के प्रॉब्लम में ना आए। तो ये सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं कि कम से कम कुछ ऐसी स्कीम आनी चाहिए कि उनके बच्चों की तो जिंदगी सुधर जाए, जिनके माँ बाप भी दोनों की डेथ हो गई है, तो बहुत सारे लोगों की जान जा रही है। तो राइट टू एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होना चाहिए, कम से कम खाने पीने की चीजें मिलती रहे, पहनने के लिए कपड़े मिलते रहे, रहने के लिए घर रहे और मेडिकल केयर मिलती रहे। तो ये सोशल सर्विस जो है वो इंसान को मिलती रहनी चाहिए। तो इसको बोलते हैं सोशल सिक्योरिटी। और ये किसको मिलती है? ये मिलती है आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब में, देखिए फिर किसी अच्छी खासी प्राइवेट कंपनी में काम करें तो वहां पर देखने को मिलेगी। अगर नॉर्मली आप लोग देखा जाए इस एरिया में बहुत कम लोग आप लोग काम करते हुए नजर आएंगे, उसके बारे में भी बात करूंगा, इंपॉर्टेंट न्यूज है आगे। राइट टू इनकम सिक्योरिटी होनी चाहिए। एक तरीके से बहुत लार्ज स्केल पर अनएम्प्लॉयमेंट है, बीमार लोग देखने को मिलेंगे, डिसेबल लोग हैं, कई सारी विधवा हैं, कई सारे ओल्ड एज पर्सन है, ठीक है। तो उनको ढंग से चीजें नहीं मिल पाती हैं, तो उनके लिए कम से कम आप लोग कोई पेंशन वगैरह वो सारी चीजें प्रोवाइड करा सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो एक इनकम कोई ना कोई होनी चाहिए। अगर बात की जाए अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर कैसा होता है? जैसे रेडी लगाने वाले, ठेली लगाने वाले, कोई ऐसा बेसिक काम करने वाले, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। दूसरी साइड में होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर, जैसे ऑफिशियल जॉब होते हैं ना, प्रॉपर वे में आप लोग इस, जैसे मान लीजिए 5 दिन काम करना है, 2 दिन छुट्टी रह रही है, संडे को तो छुट्टी रहेगी, ये प्रॉपर आप लोगों को वहां पर कोई ना कोई इंश्योरेंस आप लोगों का रहेगा, ठीक है। सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। कई बार अच्छी खासी कंपनी में अगर है तो वहां पर मेडिकल फैसिलिटी, बच्चों की पढ़ाई के लिए चीजें, आप लोग रहने के लिए भी कुछ ना कुछ फैसिलिटी, तो सारी चीजें आप लोग को प्रोवाइड कराई जाती है। लेकिन यहां पर क्या है, अगर आप लोग काम नहीं करेंगे तो शाम को घर में चूल्हा नहीं जलेगा, तो इसको बोलते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर। दिन दिन की दिहाड़ी मिलती है, उसी दिन काम करो उसी दिन पैसा मिले, उसके आगे कुछ नहीं है। सॉरी। तो ये जो सिचुएशन है, आप लोगों को बात करें तो यहां पर 90% हमारी कंट्री की जनता इसके अंदर है और 10% कंट्री की जनता इसके अंदर है। तो आप लोग समझिए कि किसके लिए सोशल सिक्योरिटी की जरूरत है यहां पर, तो इनके लिए है, वरना ये भूखे मर जाएंगे। तो जो 10% वर्क फोर्स है वो ओनली आप लोगों को ऑर्गेनाइज सेक्टर में, बाकी 90% जो है उनके पास में कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि ठेली लगा रहे हैं, रेडा लगा रहे हैं, ठीक है। लेबर राइट नहीं है, पता चला कोई कल को पीट के चला गया, मार के चला गया, उनके पैसे मार लिए, तो कोई नहीं है। पोस्ट रिटायरमेंट जो प्रोविजन होते हैं, अगर गवर्नमेंट जॉब में आप लोग जाते हैं, आखिर क्यों लोग जो है गवर्नमेंट जॉब के लिए इतना परेशान रहते हैं? एक सिक्योरिटी जो आ जाती है जॉब की, अब जो तुमको आने वाले 50-60 सालों तक कोई टच नहीं करने वाला है, ठीक है, कि आप लोग आसानी से अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। आप लोग के जो अकाउंट में हर महीने आप लोगों की सैलरी आती रहेगी। कुछ कई सारी पोस्ट ऐसे भी हैं कि आप लोग की जो जॉब कंप्लीट होने के बाद में आप लोग को प्रॉपर तरीके से पेंशन भी मिलना स्टार्ट हो जाती है, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा मिलता है, अगर ठीक पोस्ट पर जाते हो तो रहने के लिए घर मिलता है, सारी चीजें मतलब मेडिकल फैसिलिटी, सब चीजें प्रॉपर में आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो ये सारी चीजें यहां पर गवर्नमेंट जॉब में आप लोगों को मिल जाती है एक जॉब मिलने से। तो इसीलिए लोग जो है गवर्नमेंट जॉब के पीछे इतना परेशान रहते हैं। पर लेकिन अगर आप लोग नॉर्मली अगर किसी प्राइवेट सेक्टर में आप लोग काम कर रहे हैं तो सबसे बड़ी बात तो होती है डायनेमिक, जो मार्केट कैसी चल रही है। अगर मार्केट में पता चला रिक्वायरमेंट कम होगी, तुरंत जॉब से निकालकर बाहर फेंका जाएगा, ठीक है। टेक्नोलॉजी में कोई चेंज हो गया, मान लीजिए आप लोग जो है कंप्यूटर चलाना नहीं जानते हैं, सामने वाला पर्सन कंप्यूटर चलाना जानते हैं, तो उसको हायर किया जाएगा, आप लोग को बोलेंगे तो सीख कराओ, वरना साइड में बैठो जाकर। तो जैसे कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज होता है तब यहां पर दिक्कतें देखने को मिलती है। तो इसकी वजह से काफी ज्यादा जरूरी है कि जो अगर इंडिपेंडेंट प्राइवेट एरिया में काम कर रहे हैं उसको कंटिन्यूअसली अपने आप को अपग्रेड करते रहना पड़ता है, वरना फिर वो मार्केट से बाहर हो जाएगा। तो ये सिचुएशन है। नेक्स्ट अगर बात की जाए, स्किल डेवलपमेंट किया तो गया है पिछले 15 सालों में हमारे देश में, पर लेकिन वो इतना अच्छा नहीं किया गया कि उसको आप लोग बोल सके कि हाँ बहुत अच्छा स्किल डेवलपमेंट हो गया, हमारी कंट्री में स्किल्ड लेबर फोर्स तैयार हो गई है। वो वाली चीजें आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी। प्रेजेंट गवर्नमेंट ने आकर भी स्किल डेवलपमेंट की स्कीम स्टार्ट की, उससे भी कोई ऐसा आउटपुट एग्जैक्टली देखने को मिल रहा है कि बहुत अच्छी स्किल फोर्स हम लोगों ने तैयार कर दी है। तो इस एरिया में हम लोग काफी पीछे हैं। पर लेकिन अच्छी बात यह है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट ने कम से कम एक अच्छे
अच्छे स्टेप इसके ऊपर उठाए तो वो कुछ बातें अप्रिशिएट करने लायक भी है, पर लेकिन उस लेवल पर हम लोग नहीं पहुंचे जिस लेवल पर पहुंचना चाहिए था, तो वो काफी ज्यादा दुखद घटना आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बात करें तो इलनेस, जो अगर बात करें जो बीमार लोग हैं ये यूनिवर्सल है यहां पर, यानी कि बीमारी तो होगी ही होगी, वो ना अमीर को देखेगी ना गरीब को देखेगी, पर लेकिन जो हेल्थ केयर जो है वो एक तरीके से नहीं है, बट हेल्थ केयर इज नॉट, हेल्थ केयर यूनिवर्सल नहीं है, क्योंकि वो अमीरों को मिलेगी उनके पास से पैसा है, गरीबों को नहीं मिल पाती उनके पास से पैसा नहीं है। तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बोलते हैं बेसिकली, तो आउट ऑफ पॉकेट जो हेल्थ बोला गया यहां पर, यानी कि अपनी जेब से जो लोग खर्च कर रहे हैं, लगभग 90% जो पैसा है हेल्थ सेक्टर में अपनी जेब से लोग खर्च कर रहे हैं, तो ये सोचने वाली बात है। तो कोविड-19 की वजह से यहां पर अभी और ज्यादा लार्ज स्केल पर यह अर्जेंसी बढ़ गई है कि यूनिवर्सल सिस्टम होना चाहिए जिसमें लोगों को हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रॉपर वे में प्रोवाइड कराया जा सके, प्राइवेट सेक्टर के ऊपर उनको अपना एक तरीके से निर्भर न रहना पड़े, तो ये भी आप लोगों को सोचना पड़ेगा। इनएडुकेट जो एक्सपेंडिचर देखने को मिलता है सोशल सिक्योरिटी के ऊपर, हमारे देश में अगर हेल्थ सेक्टर को एक्सक्लूड कर दें, इसको काउंट न करें आप लोग, तो 1.5% ऑफ जीडीपी ओनली खर्च करते हैं अलग अलग सिस्टम के ऊपर, जबकि दूसरी कंट्री जो कि मिडिल इनकम कंट्री हमारे जैसी, वो आप लोगों को देखने को मिला कोई 8% खर्च कर रहा है, कोई 4%, कोई 5%, कोई 3%, हम लोग 1.5% पर अटके हुए हैं। इवन हेल्थ में भी हम लोग 1.something% खर्च कर रहे हैं, जो कि कई बार बोला गया कि 2.5% तो कम से कम खर्च करो, और आज की डेट में तो कम से कम कर ही लो जब सिचुएशन ये बन गई है। एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि आज की डेट में हमारी कंट्री के पास में ऐसे उदाहरण हैं कि अगर मेहनत की जाए तो हम लोग सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। ऐसे ही जैसे मेहनत की गई तो टेलीग्राम वापस आ गया, मेहनत की तो पोलियो प्रोग्राम यहां पर देखने को मिला, प्रॉपर वे में चला गया, ग्राउंड लेवल तक 2 बूंद जिंदगी की पिलाई गई सबको। तो ये जो पोलियो की खतरनाक बीमारी आप लोगों को देखने को मिलती थी बच्चों के अंदर, ये बीमारी जो है हम लोग खत्म कर पाए, क्योंकि हर एक बच्चे को 2 बूंद जिंदगी की पिलाई गई। तो 2011 में हम लोग पोलियो फ्री हो गए, फिर WHO चेक करता है कि 3 साल के अंदर कोई केस तो नहीं आ रहा है, तो फिर उसको 3 साल बाद यानी कि 2014 में हमको यहां पर सर्टिफिकेट दे दिया गया, पोलियो फ्री कंट्री डिक्लेयर कर दिया गया। तो कैसे हुआ ये? पोलियो का एक प्रोग्राम चला गया, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, 2 बूंद जिंदगी की दो हर एक बच्चे को, चाहे वो किसी भी रिलीजन कास्ट का हो, कोई भी क्यों ना हो, किसी भी राज्य का क्यों ना हो, तो कोई भी डिफरेंशिएट नहीं किया गया। पर फिलहाल क्या हो गया, फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर ये प्रोग्राम पूरा चला रही थी, अब यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने पल्ला झाड़ लिया, प्राइवेट अलग से काम चल रहा है, स्टेट गवर्नमेंट अलग से काम कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलग से अपना एरिया ढूंढ लिया है। तो ये इसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। ये अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपने हिस्से में काम ले लेती और स्टेट गवर्नमेंट को हेल्प करती तो ज्यादा बेटर रहता, पर लेकिन ऐसा किया नहीं गया है। आगे अगर बात करें, अगर हमारी कंट्री में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, तो ये चीजें हम लोगों को सपोर्ट करनी चाहिए, ताकि जो लोग अभी फिलहाल अपनी जॉब छोड़ चुके हैं उनको कोई ना कोई रोजगार मिल सके, कम से कम उनकी रोजी रोटी चलती रहे। अर्बन MGNREGA, इनके महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, इसके बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि जो मिलियंस ऑफ जो वर्कर हैं, ठीक है, तो वो आज के डेट में माइग्रेट हो रहे हैं, तो उनको जॉब देना काफी ज्यादा जरूरी है, तो इसके ऊपर भी आप लोग फोकस कर सकते हैं। पर लेकिन यार अगर आप लोग एक छोटा सा ठेला भी लगाने बैठेंगे ना, तो आप लोगों को एक ठेले की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। मान लीजिए वहां पर कुछ काम करना है, आप लोगों को जूस वगैरह बेचना है या फिर कुछ भी करना है, तो वहां पर भी आप लोगों को कुछ ना कुछ प्रोडक्ट चाहिएगा, कोई ना कोई मशीन चाहिएगी। अगर आप लोगों को चाय बनाने का काम करना है तो वहां पर आप लोगों को एक गैस सिलेंडर, एक चूल्हा चाहिएगा, स्टोव चाहिएगा, वो सारी चीजें तो बेसिक चीजें है। तो हेल्थ सेक्टर के लिए तो बहुत ज्यादा आप लोगों को यहाँ पर एक खर्च करना पड़ेगा, तो कम से कम जीडीपी का 2.5% यहां पर खर्च करने के लिए बोला गया है, और प्रॉपर फ्रेमवर्क के तहत, यानी कि जिसको हेल्प मिलनी चाहिए कम से कम उसको हेल्प आप लोगों को प्रोवाइड करानी है। एक यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन कम से कम उस टाइम तो आप लोग लेकर जरूर रहिए जब पेंडेमिक महामारी जैसी कंडीशन बनी है। तो ये कुछ बातें हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिनको इंप्लीमेंट करना चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा आर्टिकल मैंने आप लोगों से डिस्कस किया, अब आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर यहां पर दे सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो पेंडेमिक है उसने हाईलाइट कर दिया कि नीड जो है आज की डेट में हमारी कंट्री में सोशल, जो यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन की, वो जरूरी है। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, ये इंटरव्यू का भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से डायरेक्ट, तो इसलिए ये चीजें आप लोग थोड़ा सा एनालाइज जरूर किया कीजिए। देखिए कोई भी चीजों के बारे में जब सोचेंगे नहीं ना बैठ के, तब तक आंसर नहीं बन पाएगा, तो सोचिए और समझिए उसके बारे में और एक अच्छा सा आंसर आप लोग तैयार करिए, तभी अच्छी सी चीजें आगे आप लोग कर पाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, यहां पर ये काफी एक इंपॉर्टेंट आप लोग यहां पर ये आर्टिकल बोल सकते हैं कि चैलेंजेस क्या है नया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हमारे सामने आए हैं। यानी कि फिलहाल जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ये है 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो यहां पर ये है 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनका नाम है NV रमन्ना, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलिए मैं आप लोगों से पूछता हूं, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 4 नाम आप लोगों के सामने दे दिए और सब में NV लिखा हुआ है, ठीक है। NV में किसी में नरेंद्र वर्मा ये रमन लिखा हुआ है या किसी में कुछ और, तो इनका NV का मतलब क्या है, इनका पूरा नाम आप लोगों को पता है? NV रमन्ना का पूरा नाम क्या है बताइए, देखता हूं कौन पूरा नाम बताते हैं। यहां पर कमेंट बॉक्स में देखता हूं मैं कौन सही आंसर देता है, चलो ट्राई कीजिए आप लोग एक बार, ठीक है। हालांकि वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा ही।
ये जो इनका बात करें तो ये पैदा हुए थे 1957 में, यानी कि 1957 में, एक एग्रीकल्चर फैमिली के अंदर, यहां पर कहां पर, आंध्र प्रदेश के अंदर में। इनके द्वारा एडवोकेट के लिए एनरोल किया गया 1983 में। आगे चलकर अपॉइंटेड किए गए परमानेंट जज आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के अंदर। फंक्शन किया एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ आंध्र प्रदेश यहां पर 2013 में। एलिवेट किए गए यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट 2013 में। आगे यहां पर 2014 में एलिवेट कर दिया गया जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और तब से यहां पर ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज थे। और सीनियर मोस्ट जज की कैटेगरी में यहां पर आ गए, तो यहां पर S.A. बोबडे साहब जो कि 47th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, तो उनको रिप्लेस कर अब ये 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए। तो 24 अप्रैल को हमारी कंट्री में ये नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। तो इनके सामने दिक्कत क्या क्या है, चैलेंजेस क्या क्या है, तो वो बातें आप लोग यहां पर उनके बारे में बेसिकली बात की जा रही है। तो एक एक कर जानेंगे, इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल बन जाता है ये। तो सबसे पहले तो आप लोगों के फेवरेट क्वेश्चन का आंसर है एनवी जो रमन साहब है, यहां पर इनका नाम है नूथालापति वेंकट रमन, ठीक है, एनवी रमन है यहां पर। चलिए के सिवन साहब का जो के सिवन साहब है यहां पर, आप लोगों को पता है कि जो हमारे जो इसरो के चीफ हैं उनका पूरा नाम जाकर चेक कीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, बहुत ज्यादा है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, तो हल्का सा आइडिया रखिएगा। तो सुप्रीम कोर्ट में 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने S.A. बोबडे साहब के बाद में, जो कि अभी रिटायर हुए। तो करंट इशू क्या क्या है जुडिशरी के सामने, सबसे बड़ा इशू था कोविड-19 के टाइम पे कैसे कंटिन्यूअसली वर्किंग चलती रहनी चाहिए हमारी कंट्री में, जो कोर्ट है उसके बारे में बेसिकली फोकस देना है। तो ड्यूरिंग कोविड-19 किस तरीके से कंटिन्यूअस चलना है, क्योंकि सारी चीजें ठप पड़ी हुई हैं, कई सारे केसेस सामने निकल कर आ रहे हैं, दुनिया भर के लोग जो है बीमार हो रहे हैं, तो कैसे कोर्ट की फंक्शनिंग को कंटिन्यू रखना है, एक तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है। इनएफिशिएंसी ऑफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी रिसेंटली इनएफिशिएंसी देखने को मिल रही है, राइटर ये बोल रहे हैं प्रोटेक्शन फंडामेंटल राइट की नहीं की जा रही है। कई सारे ऐसे केस है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहां पर, तो सुप्रीम कोर्ट कुछ बोल ही नहीं रहा है। कई सारे लोगों के जो राइट का हनन हो रहा है उसमें कुछ बोल ही नहीं रहा है। तो यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट है उसके ऊपर फोकस देना था, ठीक है। इसी के साथ में फेल हो चुके हैं यहां पर गार्जियन करने के लिए रूल ऑफ लॉ, यानी कि रूल ऑफ लॉ के हिसाब से चीजें होनी चाहिए, जो प्रॉपर एक प्रोसीजर बना दिया गया है वही फॉलो करना है, ठीक है। इसके अलावा अगर दूसरा पैटर्न फॉलो किया तो सही नहीं है। बच्चा पैदा करने में 9 महीने लगते हैं, अगर आप लोग सोचेंगे कि वो 6 महीने में पैदा हो जाए तो देखिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आप लोग को झेलनी पड़ेगी। अगर पता चला बच्चा जो है 8 महीने में पैदा हो गया तो उसको फिर शीशे में रखना पड़ता है, वो चीजें आप लोग देखिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग यहां पर निकलकर सामने आती है। तो ये कंडीशन जो आप लोग को देखने को मिलती है, ये इसीलिए जरूरी है कि एक प्रोसीजर से होकर फिल करें। इसीलिए पूरा पहले एग्जाम की तैयारी करने से पहले सिलेबस उठाकर देखिए, पुराने क्वेश्चन पेपर देखिए उठाकर, फिर अपने आप को आंकिए, यानी कि अपनी औकात चेक कीजिए कि हम लोग कहां पर बैठे हुए हैं, उस औकात के हिसाब से अपनी स्टडी तैयार कीजिए और फिर अपनी औकात बदलिए, एग्जाम को क्लियर कीजिए। तो ये सारे पैटर्न आप लोगों को समझने पड़ेंगे, तो ये काफी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो उसी तरीके से प्रोसीजर फॉलो करने की बात की जा रही है। जज जो है हमारी कंट्री में और पॉपुलेशन का जो रेशियो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। 20 जज देखने को मिलेंगे पर मिलियन पीपल के ऊपर, यानी कि अगर एक मिलियन इनके 10 लाख लोगों पे हिस्से में हमारी कंट्री में 20 जज आते हैं। नॉर्मली अगर देखिएगा अदर कंट्री में 50 से 60 जज आते हैं 10 लाख लोगों के हिस्से में, तो जजेस की संख्या काफी कम है, हमारी कंट्री में बढ़नी चाहिए, ये सोचने वाली बात है। पेंडेंसी एंड जो यहां पर बात करें, जो बेसिकली पेंडेंसी एंड जो वैक्सीनेशन कह रहा हूं, वैकेंसी, ठीक है। अब तो एक बच्चे के द्वारा ये बोला गया था, एक बार कमेंट किया गया था, आज तो आलम ऐसा हो चुका है बेरोजगारी का कि कहीं वैक्सीनेशन लिखा हुआ तो वहां भी वैकेंसी नजर आता है तो वही आ गया एकदम माइंड में, ठीक है। तो जो केस पेंडिंग पड़े हुए हैं और जो वैकेंसी है ये काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। 57 लाख केस है हाई कोर्ट के अंदर में आज के डेट में, और 40% के करीब यहां पर वैकेंसी यानी कि खाली पोस्ट पड़ी है। जब जज ही नहीं है तो केस कौन देखेगा। मद्रास हाई कोर्ट में 5.8 लाख केसेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे, वैकेंसी है 7%। पर लेकिन अगर कोलकाता हाई कोर्ट के अंदर जाएंगे तो 44% आप लोगों को देखने को मिलेगा, और जबकि यहां पर जो वैकेंसी है और केस है 2.5 लाख। तो ये अनइवन है, ऐसा नहीं है कि एक जैसी चीजें देखने को मिल रही है, कहीं अच्छी है कहीं कम है। हाई कोर्ट के अंदर लगभग 400 के करीब पोस्ट खाली पड़ी हैं। अगर बात करें तो टोटल हाई कोर्ट के अंदर लगभग 1080 के करीब पोस्ट हैं जजेस की, तो उसमें 400 के करीब पोस्ट खाली हुई हैं। तो आज लोग अंदाजा लगा सकते हैं 35% जो पोस्ट हैं वो लोअर जुडिशरी में, जो डिस्ट्रिक्ट और जो सेशन कोर्ट्स होते हैं वहां पर खाली पड़ी है काफी लार्ज स्केल पर। तो ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनको भरना है। नेक्स्ट जो बात की जा रही है, जो रिप्रेजेंटेशन है वुमेन की और माइनॉरिटी की, वो एपेक्स कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ढंग से नहीं देखने को मिलती है। आज एक अकेली वुमेन ऐसी है जो यहां पर हमारी कंट्री में सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज हैं। इसी के साथ में बात करें, यहां पर बात करें सुप्रीम कोर्ट के अंदर ओनली 1 मुस्लिम जज है, कोई सिख जज नहीं है, बुद्धिस्ट जज नहीं है, जैन जज नहीं है, ना ही कोई ट्राइबल कम्युनिटी से जज है। यानी कि यहां पर भी एक अनइवन रिप्रेजेंटेशन देखने को मिल रही है, जिसके ऊपर फोकस करेंगे, यहां पर करना चाहिए। जो नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं आज के में हमारी कंट्री में आज तक का रिकॉर्ड है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो वुमेन नहीं बनी है, तो उसको कैसे आगे लेकर चलना है, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात की जाए
तो जुडिशियल जो सिस्टम है यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए प्रॉपर वे में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव इंक्वायरी यहाँ पर देखने को मिलनी चाहिए, इसके बेस पर होना चाहिए। प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर चले, हाइपोथेटिकल बातें नहीं कि हवा में बातें फेंक रही है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अनबायस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी को बायस से ये काम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। टाइमली जो केस है वो डिलीवर होना चाहिए, ठीक है। उसी के साथ में सब सिटीजन के लिए इक्वल, ये एक तरीके से उन्होंने कहते हैं कि सबको एक तरीके से देखना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी को सही किसी को गलत तरीके से देखा जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कोलिजियम सिस्टम है उसको भी अब थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि जजेस की जो अपॉइंटमेंट है वो प्रॉपर वे में चले, जो रिड्यूस करने की कोशिश करे पेंडेंसी ऑफ केस है। तो ये सारे चैलेंजेस और सारी प्रॉब्लम है, इनका सॉल्यूशन निकलना चाहिए, तभी जाकर सिचुएशन जो है वो नॉर्मल हो पाएगी। तो ये सारी बातें यहां पर बोली गई है। तो आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? तो ये भी एक अच्छा आर्टिकल है, इसके बारे में याद रखिएगा जो कि इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। आप लोग ये बताना कौन से आर्टिकल के थ्रू ये काम किया जाता है, कई बार आप लोगों को बता चुका हूं, इसके बारे में आप लोग बताइएगा। बाकी ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर है आप लोगों के सामने। ये क्वेश्चन है यहाँ पर नन ऑफ द अबव, यानी कि जो बोला जा रहा है कि कौन सी ये मेंशन है यहाँ पर, तो कोई भी क्वालिफिकेशन जो है वो फिक्स नहीं की गई है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कैसे अपॉइंट करना है, ठीक है। तो उसकी वजह से यहाँ पर आंसर इसका क्या हो गया, ये हो गया नन ऑफ द अबव। पार्ट 15 में रखा गया यहाँ पर आर्टिकल 324 से लेके आर्टिकल 329 तक आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, इनके बारे में मेंशन किया जाता है। तो बेसिक क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं जो कि आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। तो जैसे कि कई सारे बच्चों के द्वारा कल जो है रेट दिया गया कि हाँ सर इतना रेट देते हैं, एक बच्चे के द्वारा लगा सर रेट तो नहीं दूंगा, पर मैं आपको ये जरूर बताऊंगा क्या चीजें इंप्रूव की जा सकती हैं। तो देखिए लेक्चर को अगर रेट देंगे और फिर रेट दे दिया, मान लीजिए आप लोगों ने 8 नंबर दे दिए, ठीक है, तो फिर 2 नंबर किस लिए काटे वो बताएंगे, तो वही तो इंप्रूवमेंट करना है। तो टेंशन मत लीजिए, रेट जरूर कीजिए लेक्चर को, जो भी लेक्चर आप लोग देख रहे हैं, ताकि पता चलता रहे। और 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड लगेगी बस रेट करने में, ठीक है। या फिर अगर आप लोगों की इच्छा है इंप्रूव करने के बारे में बताना तो वो भी बता सकते हैं, ठीक है। तो आज फिर से मैं पूरे जोश में बोलूंगा यहाँ पर कि जो भी आप लोग यहाँ से सारी पीडीएफ जाकर डाउनलोड कर लेना, हमारा प्यारा ये टेलीग्राम चैनल जो है वो रिटर्न आ चुका है, ठीक है। बाकी आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं, यहाँ पर भी सारे सोशल मीडिया हैंडल इनके लिंक वीडियो के नीचे आप लोग को मिल जाएंगे। जिसके माइंड में कंफ्यूजन है उसको बता दूं, अगर स्टडी लवर वीर लिखा हुआ है तो ये एजुकेशनल चैनल आप लोग को देखने को मिलेगी, और जहां पर वीर तालियानी ये मेरे पर्सनल हैंडल है, जहां पर मैं अपनी पर्सनल चीजें, पर्सनल जो मैं क्या सोचता हूं, मतलब एज ए इंडिविजुअल, ठीक है, मेरी पर्सनल लाइफ क्या चीजें चल रही है, मैं क्या सोचता हूं, तो उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पर चीज देखने को मिलेगी। तो ये था आज का डिस्कशन। कैसा लगा आप लोगों को डिस्कशन? और आप लोगों को सभी को बधाई हो टेलीग्राम चैनल आने का, यार बहुत ही हिम्मत लग गई, यानी कि एक तरीके से बोल सकते हैं कि काफी ज्यादा जद्दोजहद करना पड़ गया पिछले कई दिनों में। और ये वीडियो जरूर देखिएगा, इसके बारे में जो मैंने आप लोगों से पूछा है कि आप लोगों को थंबनेल कौन सा चाहिए, वो भी जरूर बताना, ए या बी वाला, ठीक है। यानी कि ये वाला हो तो ए बताना जो नॉर्मल चल रहा है, और ये वाला हो तो बी बताना। इसके बारे में भी आप लोग जरूर बताना, ठीक है। तो मैं जानना चाहूँ, क्योंकि सारी जो भी वीडियो आएंगी फिर वही थंबनेल हम लोग फिक्स कर देंगे, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ। आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए। तो इसी के साथ में ये लेक्चर का पूर्ण विराम करते हैं। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में जो कि 11 बजे आएगा एग्जैक्ट, ठीक है, देखना उसको। तब तक के लिए जय हिंद।